इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे हमारे चैनल की ग्रोथ तेज़ी से हो। हम सब का अपनी जिंदगी में कई लोगों से वास्ता पड़ता है। उनमें से कुछ हमारे ऐसे दोस्त बन जाते हैं जिन्हें हम खुद से अलग नहीं करना चाहते, और कुछ बस पीछे छूट जाते हैं या फिर अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। हम चाहते हैं कि कोई हमें छोड़कर ना जाए, पर अक्सर कुछ लोग हमसे दूर ही रहें तो हमारे लिए अच्छा रहता है, क्योंकि हमें उनकी नजर भी लग सकती है। राजीव चंबा का रहने वाला था और दिल्ली में नौकरी करता था। उसकी नौकरी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में थी और सैलरी भी ठीक ठाक थी। पर राजीव को अपने घर और पहाड़ों की बहुत याद आती थी। उसकी पत्नी निधि और उसका 7 साल का बेटा गोलू अक्सर उससे अपने दादा दादी के यहाँ जाने के लिए कहते रहते थे। ये 1970 के आसपास का समय था, जब सरकारी और प्राइवेट दोनों ही तरह की नौकरी बड़ी ही मुश्किल से मिलती थी, और राजीव जानता था कि उसके होम टाउन चंबा में ऐसी नौकरी मिलना नामुमकिन था। राजीव के लिए अपनी नौकरी छोड़ना मुश्किल था। राजीव का भी अक्सर मन होता था कि अगर उसकी कंपनी की कोई ब्रांच चंबा में खुल जाए तो उसके लिए जिंदगी काफी आसान हो जाएगी। उसके माता पिता की भी उम्र हो रही थी और अच्छा होता कि वो अपने घर में ही रहता। राजीव की किस्मत अच्छी थी कि हाल में उसकी कंपनी की एक ब्रांच चंबा में खुल गई थी और उन्हें आसपास के इलाकों में कुछ सरकारी ठेके मिल गए थे। राजीव ने अपने सीनियर से बात की और उन्हें किसी तरह मना लिया कि वो उसका ट्रांसफर चंबा में कर दें। वो ब्रांच छोटी थी और शायद वहां जाने से राजीव की सैलरी थोड़ी कम भी हो जाती, पर राजीव और निधि का मन बन गया था। और वैसे भी चंबा में अगर उसे 200-300 रुपए कम भी मिलते तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। राजीव किसी भी हालत में चंबा में काफी पैसे बचाता और वो अपने माँ बाबूजी के साथ रहता सो अलग। राजीव ने चंबा जाने की तैयारी कर ली थी। उसने एक छोटे से ट्रक में अपना सारा सामान बुक किया और निधि और गोलू के साथ चंबा पहुंच गया। राजीव के माता पिता उसे वहां देखकर बहुत खुश थे। वो अपने घर का इकलौता बेटा था और कौन नहीं चाहता कि वो अपने पूरे परिवार के साथ रहे। चंबा एक घाटी का इलाका है और यहाँ राजीव का पुश्तैनी मकान बहुत ही शानदार था। ये पुराने जमाने का लकड़ी और पत्थरों से बना 3 मंजिल का बड़ा सा घर था। यहाँ राजीव का कमरा तीसरी मंजिल पर था और दूसरी मंजिल पर बड़ा सा डाइनिंग हॉल था, जहाँ एक खूबसूरत फायरप्लेस भी था। यहीं हॉल के साथ एक बड़ा सा किचन और कई लोगों के बैठने की अच्छी खासी जगह थी। चंबा में ऐसा एक हिस्सा आपको हर पुराने घर में देखने को मिल जाएगा, जहां धाम, जो कि एक लोकल आयोजन है, किया जाता है। राजीव का यह घर उनके दिल्ली के छोटे से फ्लैट से कई गुना बड़ा था और गोलू और निधि यहां आकर काफी खुश थे। राजीव के पिताजी उसे हमेशा ही दिल्ली जाने के लिए डांटते थे, पर अब वो खुश थे कि वो सब अब हमेशा साथ रहेंगे। गोलू भी अपने दादा दादी के यहाँ आकर मजे में था। इस जगह का माहौल दिल्ली से बहुत अलग था और राजीव को बड़ा सुकून महसूस हो रहा था। बचपन में राजीव और उसके पिता कभी कभी शिकार पर जाते थे, पर अब उनकी उम्र हो गई थी और उनके लिए ऐसा करना मुनासिब नहीं था। पर राजीव के थोड़ा दबाव बनाने पर वो जंगल में जाने के लिए तैयार हो गए।
जंगल उनके घर से ज्यादा दूर नहीं था। वैसे भी इस इलाके में घने पेड़ तो घर के पीछे से ही शुरू होते थे। राजीव और उसके पिता जंगल पहुंचे और एक पत्थर पर बैठ गए। वहां वो दोनों काफी देर बैठे रहे और बिना कुछ किए ही वापस आ गए। वापस आते वक्त राजीव के पिता ने मटन खरीदा और घर की तरफ चल दिए। आज शायद पहली बार राजीव के पिता शिकार से खाली हाथ लौटे थे और जाहिर था कि राजीव की माँ उनका मजाक तो बनाती ही। राजीव की माँ और निधि उनका मजाक बना रहे थे कि उनके इतने बुरे दिन आ गए हैं कि उन्हें मीट बाजार से खरीदना पड़ रहा था। पर राजीव के पिता खुश थे कि कम से कम उम्र के इस पड़ाव में उनका परिवार अब पूरा हो गया था। आज की रात घर का माहौल कुछ अलग ही था, जैसा पिछले कुछ सालों में नहीं हुआ था। आज शाम सबने एक साथ डिनर किया और सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। राजीव के कमरे में अब सिंगल बेड की जगह एक डबल बेड था, जहां वो अपने परिवार के साथ आराम से सो सकता था। इसके अलावा उसके कमरे में सब कुछ पहले जैसा ही था। आज रात राजीव ने पेट भर कर नहीं बल्कि मन भर कर खाना खाया था और उसे नींद भी अच्छी आ रही थी। पर अपने कमरे में न जाने क्यों उसे पहले जैसा महसूस नहीं हो रहा था। रात में सोते वक्त जब निधि कमरे की लाइट बंद करने जा रही थी, तब राजीव ने उसे रोक दिया। निधि हैरान थी क्योंकि राजीव कभी ऐसा नहीं करता। उसने राजीव से पूछा कि क्या बात है। राजीव अपने माथे पर हाथ फेरता हुआ बोला, पता नहीं निधि, मुझे कुछ ठीक सा नहीं लग रहा। मतलब मुझे कुछ दुख सा महसूस हो रहा है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए क्योंकि इसका कोई ठोस कारण नहीं है, पर फिर भी पता नहीं क्यों। निधि ने पूछा कि क्या उसकी तबीयत ठीक है, कहीं उसे सीने में दर्द तो नहीं हो रहा। पर ऐसा नहीं था। राजीव कहता रहा कि उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस वो लाइट बंद करना नहीं चाहता। वो लेटा रहा पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वहीं निधि और गोलू कब के सो गए थे। कुछ देर बाद राजीव उठकर बालकनी में बैठ गया, जहां उसे बाहर की ठंडी हवा में अच्छा महसूस हो रहा था। वो टॉयलेट जाने के लिए उठा, जो कि नीचे बरामदे में था। वहां कोई खास रोशनी नहीं थी, पर अंधेरे में जलता वो 0 वॉट का बल्ब राजीव को बाथरूम तक का रास्ता दिखाने के लिए काफी था। पर ना जाने क्यों राजीव को अपने ही घर में आज डर सा लग रहा था। बाथरूम की तरफ बढ़ते उसके कदम धीरे हो रहे थे। ये सितंबर का महीना था और ठंड भी उतनी नहीं थी, पर राजीव धीरे धीरे चल रहा था। तभी राजीव के कंधे को किसी ने हल्के से छुआ। वो जैसे उछल पड़ा। वो छुअन ठंडी थी। राजीव पलटा तो वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद वो नींद में है और उसे कोई वहम हुआ है। वो बाथरूम गया और जब वो घर के अंदर वापस आ रहा था, तब उसे अपनी आंखों के किनारे से कोई तो दिखाई दिया था। एक परछाई थी जो धीरे से अंधेरे में कहीं खो गई थी। राजीव जल्दी से अंदर गया और दरवाजा बंद कर दिया। वो खुद को समझा रहा था कि ये कोई नहीं था, बस उसका वहम था। पर वो अंदर ही अंदर समझ गया था कि शायद ये किसी की अनचाही मौजूदगी ही थी जिसने उसे परेशान कर दिया था। अगली सुबह राजीव की नींद देर से खुली। वो काफी थका हुआ महसूस कर रहा था। आज उसे ऑफिस भी जाना था। आज उसका अपने नए ऑफिस में पहला दिन था। ऑफिस में दिन बीतते बीतते और सारे कलीग से जान पहचान करते करते उसका मूड कुछ ठीक हो गया था। वो शाम को घर वापस आया
और जैसा उसने सोचा था उसकी शाम अच्छी बीती। पर कल रात में काफी देर जागने की थकान उस पर थी। कुछ देर गोलू के साथ खेलने के बाद राजीव सोने चला गया। वो अपने कमरे में अकेला लेटा था और बाकी सब अभी नीचे ही थे। राजीव को थकान की वजह से तुरंत ही नींद आ गई थी, पर उसकी ये नींद ज्यादा देर टिक नहीं पाई। 10-15 मिनट बाद ही किसी ने उसे जगा दिया। राजीव चौंक कर उठा था, पर उसके कमरे में कोई नहीं था। राजीव की आंखें भारी हो रही थीं, पर उसे डर भी लग रहा था। वो उठा और तेजी से नीचे चला गया। उसे इस कमरे से बाहर निकलने की इतनी जल्दी थी कि उसने दरवाजा भी बंद नहीं किया। नीचे जाकर राजीव निधि से पूछने लगा कि उसने उसे क्यों जगाया था, पर निधि ने ऐसा नहीं किया था। उन दोनों की बहस हो गई, जिसे राजीव की मां ने सुलझाया। राजीव के पिता ने उसे बुलाया और बाहर जाकर बैठने के लिए कहा। वो दोनों कुछ देर वैसे ही बैठे रहे और रात में राजीव निधि से नीचे ही सोने के लिए जिद करने लगा। वो कह रहा था कि जब से वो यहाँ आए हैं उन्होंने मम्मी पापा के साथ जरा भी समय नहीं बिताया। निधि राजीव की इस बात से थोड़ा चौंकी, क्योंकि राजीव का बर्ताव 2-3 दिन से कुछ अजीब हो गया था, पर उसने राजीव से कोई बहस नहीं की। आज राजीव को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वो सुबह उठा और ऑफिस निकल गया। अगले कुछ दिन राजीव के साथ कुछ भी अजीब नहीं हुआ और उसे यकीन हो गया कि उस रात उसने जो भी देखा था वो बस उसका वहम ही था। संडे को छुट्टी के दिन राजीव ने निधि से कहा कि उसका मन चामुंडा माता के मंदिर जाने का है। निधि और गोलू दोनों ही खुश हो गए। गोलू भी पिछले कुछ दिनों से पिकनिक पर चलने की जिद कर रहा था। निधि ने एक टिफिन में खाना पैक किया और तीनों पैदल ही मंदिर की तरफ चल पड़े। मंदिर दर्शन करते करते उन्हें दोपहर हो गई थी। मंदिर के पास वाले मैदान में तीनों एक ही पेड़ के नीचे बैठे और निधि ने टिफिन खोला। राजीव उसे रोकता इससे पहले ही गोलू भागकर मैदान में घूमते कुत्तों के साथ खेलने में लग गया। निधि और राजीव ने चादर बिछाई और राजीव पेड़ का सहारा लेकर बैठ गया। निधि पास ही बैठी पकौड़े खा रही थी और आसमान की तरफ देख रही थी। राजीव को भी ये ठंडी सुहानी दोपहर बहुत अच्छी लग रही थी, पर उसका यह आराम ज्यादा देर नहीं रहा, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि उसने कुछ देखा था। राजीव अपने पैरों के बगल में रखे टिफिन को देख रहा था। उसे शायद भ्रम हुआ था, क्योंकि टिफिन अपने आप ही हिला था। पर यह राजीव का भ्रम नहीं था, क्योंकि अब की बार वो टिफिन राजीव की आंखों के सामने ही हिला था। स्टील का वो भारी टिफिन अपनी जगह से 1-2 इंच थोड़ा सा सरक गया था। राजीव को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो अंदर तक डर गया था। वो उछल कर उठा और निधि से तुरंत घर चलने के लिए कहने लगा। निधि हैरान थी कि उसे अचानक क्या हुआ। राजीव ने तुरंत ही गोलू को आवाज देकर पास बुलाया और उसे गोद में उठा लिया। निधि ने भी जल्दी से सारा सामान पैक किया और वो घर की तरफ चल पड़े। निधि को राजीव पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बस घर पहुंचने का इंतजार कर रही थी, पर राजीव न जाने किन ख्यालों में था। वो तेज कदमों से घर की तरफ बढ़ तो रहा था, पर पता नहीं क्यों वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। क्या कोई उसका पीछा कर रहा था? जैसे ही राजीव और निधि घर के अंदर पहुंचे, निधि ने अपना बैग एक तरफ पटका और सीधा अपने कमरे में चली गई। राजीव हड़बड़ाए सा अंदर आया और सोफे पर लुढ़क गया। उसे पता नहीं किस बात की थकान थी और वो सोच रहा था कि उसने अभी जो देखा था वो सच भी था या नहीं। ये कुछ दिनों से उसके साथ क्या हो रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आया। राजीव नीचे ही बैठा रहा और अपने कमरे में नहीं गया।
कुछ देर बाद निधि नीचे आई और उसने राजीव से सीधा सीधा सवाल किया कि वो बार बार पीछे मुड़कर क्या देख रहा था। राजीव की नींद उड़ गई। वो निधि से कुछ नहीं कह पाया। निधि ने उससे 1-2 बार और पूछा, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। राजीव की मां पीछे खड़े ये सब देख रही थी। उन दोनों में झगड़ा ना हो इसीलिए उन्होंने निधि को आवाज देकर बुला लिया। उन्होंने निधि को समझाया कि शायद राजीव अपने काम को लेकर थोड़ा परेशान है, उसे कुछ वक्त देना चाहिए, वो ठीक हो जाएगा। पर राजीव के साथ कुछ भी नॉर्मल नहीं था। शाम तक राजीव सोफे पर ही लेटा रहा और अब रात में उसे नींद नहीं आ रही थी। वो जब अपने कमरे में पहुंचा तो निधि और गोलू सो चुके थे। राजीव बिस्तर पर बैठकर एक मैगजीन पढ़ने लगा। उसने खिड़की खोल रखी थी जिससे ठंडी हवा अंदर आ रही थी। वो हवा धीरे धीरे और भी ठंडी होती गई और अब राजीव को ठंड लगने लगी थी। उसने गोलू की तरफ देखा तो वो भी अपनी मां के पास सिमटा हुआ लेटा था। राजीव खिड़की बंद करने के लिए उठा तो उसे खिड़की के बाहर हवा में एक साया तैरता हुआ दिखा। राजीव अपनी जगह पर खड़ा का खड़ा ही रह गया। उसके देखते ही देखते वो साया अपने आप ही अंधेरे में कहीं घुल गया। राजीव ने 1-2 पल खुद को संभालने में लगाए और जल्दी से खिड़की बंद कर दी। उसे नींद तो नहीं आ रही थी, सो वो भी दोबारा मैगजीन पढ़ने बैठ गया। पर अब वो बस मैगजीन के पन्ने पलट रहा था। उसका ध्यान सुबह की टिफिन वाली बात और उस परछाई पर लगा हुआ था। कुछ देर यूं ही बैठे रहने के बाद राजीव को बाथरूम जाना हुआ, पर वो बाहर निकलना नहीं चाहता था। ठंड के इस वक्त इतनी रात में कहीं मुझे वो परछाई फिर से न दिख जाए। पर मुझे बाथरूम तो जाना ही है। अब क्या इतने छोटे से काम के लिए मैं सुबह होने का इंतजार करूंगा? मैं कोई बच्चा हूं क्या जिसे रात में डर लगता है? पर यार, ये बाथरूम घर के बाहर कौन बनवाता है? दिल्ली में तो सारे बाथरूम बेडरूम के साथ ही होते हैं। पापा भी ना। राजीव खुद को समझा रहा था। वो किसी तरह मन मारकर नीचे गया और उसने दरवाजा खोला। बाहर निकलने पर राजीव को एक झटका सा लगा। बाहर हल्की हल्की बर्फ पड़ रही थी और ठंड अचानक से काफी बढ़ गई थी। वो बाथरूम की तरफ बढ़ा तो उसे जिसका डर था वही हुआ। घर के बरामदे के अंदर लगे एक पेड़ के पीछे से राजीव को फिर से वो परछाई दिखाई दी। आज राजीव ने उस परछाई को ठीक से देखा था। वो कोई इंसान तो नहीं था, क्योंकि उसका पूरा शरीर काला था, रात के अंधेरे से भी काला। राजीव सुन्न पड़ गया था। वो परछाई उसके सामने थी और राजीव एकटक उसे घूर रहा था। वो करीब 8-10 सेकंड यूं ही खड़ा रहा और वो परछाई उसके सामने ही अंधेरे में कहीं घुल गई। राजीव होश में आया तो उसे अपनी टांगों के बीच में कुछ महसूस हुआ। उसने नीचे देखा तो उसकी पैंट गीली हो चुकी थी। राजीव नीचे अकेला खड़ा था, पर उसे खुद पर इतनी शर्म आ रही थी कि उसने अपना चेहरा अपने हाथों से छुपा लिया था। राजीव को कमरे में ना पाकर शायद निधि की भी नींद खुल गई थी। वो जब ऊपर पहुंचा तो निधि उसे देखकर हैरान थी। उसने राजीव को ऐसी हालत में कभी नहीं देखा था। राजीव नजरें बचाते हुए कपड़े बदलने चला गया। बाहर आने पर निधि ने उससे पूछा कि क्या हुआ और ये सब। राजीव बिस्तर पर बैठ गया और लड़खड़ाई आवाज में बोला, मुझे बाहर कोई दिखा था। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। मैंने उसे पहले भी देखा है, रात में। उस दिन मैं उसे ही पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा था। निधि ने पूछा कि वो किसकी बात कर रहा है। राजीव के मुंह से निकला,
वो भूत। राजीव ने अब तक जो भी कहा था निधि उसे सुन तो रही थी, पर उसे वो समझ नहीं पा रही थी। उसने राजीव के मुंह से ये सब पहले कभी नहीं सुना था। वो बोली कि वो अभी देख कर आती है कि ये सब क्या है। निधि के कमरे का दरवाजा खोलने से पहले ही राजीव ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे बाहर नहीं जाने दिया। वो निधि से कहने लगा कि उसे अकेले नहीं रहना है, वो बस उसके साथ ही रहे। राजीव निधि का हाथ छोड़ना नहीं चाहता था और रात भर वो निधि का हाथ पकड़कर लेटा रहा। अगली सुबह निधि ने राजीव से कहा कि उन्हें इस बारे में किसी से बात करनी चाहिए और शायद किसी साधु महात्मा को घर भी बुलाना चाहिए। आज राजीव ने ऑफिस से छुट्टी ली हुई थी। उन्होंने पास वाले मंदिर के पंडित जी को घर बुलाया और सारी बात बताई। पंडित जी से जो हो सकता था उन्होंने किया। घर की शुद्धि, पूजा पाठ, सब कुछ। इसके बाद वो राजीव से भगवान के ध्यान में मन लगाने को कहकर चले गए। आज राजीव के माता पिता को भी पहली बार पता चला था कि राजीव पिछले कुछ दिनों से क्या झेल रहा था, पर पंडित जी की पूजा का असर तो होने लगा था, क्योंकि इसके बाद राजीव को वो परछाई दोबारा नहीं दिखी। उसे अब अपने कमरे में वो भारीपन भी महसूस नहीं हो रहा था। राजीव खुश था क्योंकि अब उसे ऑफिस से घर वापस आने और अपने कमरे में जाने के लिए सोचना नहीं पड़ता था। ये साल कब बीत गया राजीव को पता ही नहीं चला। और अब बसंत का महीना आ गया था। मौसम सुहाना था और इस वक्त चंबा के मौसम के तो कहने ही क्या। ऐसे ही एक रात राजीव को बड़ा ही अजीब सा सपना आया। उसने देखा कि वो चौगान में एक हॉकी मैच खेल रहा था और दोनों ही टीमें 0-0 के स्कोर पर थीं। मैच देखने के लिए काफी भीड़ जमा थी, जिसमें एक साथ बैठी कुछ लड़कियां भी थीं। सारे लड़के उन्हें इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। राजीव ने अपने दोस्त शिव को बॉल पास की और शिव ने सामने वाली टीम के कई खिलाड़ियों को डॉज करते हुए पूरी ताकत से बॉल गोल पोस्ट में डाल दी। सारे खिलाड़ी खुश होकर जैसे नाचने लगे। शिव राजीव के पास आया और कहने लगा, हम मैच जीत गए, हम जीत गए, चलो चलें। इससे पहले कि राजीव उससे पूछता कि उन्हें कहां जाना है, उसकी नींद खुल गई। राजीव की आंखें खुली तो वो बिस्तर पर लेटा था और उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। राजीव ने अभी नींद में जो देखा ये सिर्फ एक सपना नहीं था, बल्कि एक पुरानी मगर खूबसूरत याद थी जो न जाने कहां से राजीव के दिमाग में लौट आई थी। उसने निधि को ये बात बताई और कहा कि वो चंबा के अपने पुराने दोस्तों से मिलना चाहता है। वैसे भी कई सालों से वो अपने दोस्तों से नहीं मिला था, पर निधि का कहना था कि शायद उसके सारे दोस्त चंबा में हो भी ना। पर राजीव मानने वाला नहीं था। उसने निधि से कहा कि वो एक बार शिव के घर जरूर जाएगा। अगर वो यहां नहीं भी हुआ तो कम से कम उसके मम्मी पापा से तो उसका पता मिल ही जाएगा और फिर शिव से वो अपने बाकी दोस्तों का पता ले लेगा। राजीव ने इस रविवार को शिव के घर जाने का मन बना लिया था। इस पूरे हफ्ते राजीव ऑफिस से 10 बजे से पहले घर नहीं आ पाया और रविवार की छुट्टी को खराब करने का उसका बिल्कुल मन नहीं था। पर इस पूरे हफ्ते वही सपना राजीव को बार बार आता रहा। शायद इसी वजह से राजीव शाम को तैयार हो गया और उसने निधि को भी साथ चलने के लिए मना लिया। राजीव और निधि पैदल अखंड चंडी महल के पीछे वाले सपरी मोहल्ला की तरफ जा रहे थे। रास्ते में राजीव शिव के साथ की अपनी यादों में खोया हुआ था। कैसे वो दोनों एक दूसरे के लिए लड़ते थे और कभी कभी एक दूसरे से भी लड़ते थे। तभी निधि ने राजीव का हाथ पकड़ा और वो जैसे नींद से जागा। निधि ने उससे पूछा कि इससे आगे कहां से जाना है।
राजीव ने उसे साथ चलने के लिए कहा। वो दोनों एक पतली सी गली में पहुंच गए। राजीव गली के एक एक घर को देखता हुआ शिव के घर को पहचानने की कोशिश कर रहा था। तभी चलते चलते वो एक घर पर रुक गया। उस घर पर एक पुराना सा 2 पल्लों वाला लकड़ी का दरवाजा लगा था। राजीव इस दरवाजे को पहचान गया था। उसने दरवाजा खटखटाया तो एक बुजुर्ग बाहर आए। राजीव ने उनसे पूछा, ये शिव का ही घर है ना? उन बुजुर्ग ने कहा, हाँ, पर तुम कौन? राजीव ने जवाब दिया, अंकल आप शिव के पापा हो ना? मैं उसका दोस्त राजीव। हम स्कूल में साथ पढ़ते थे। मैं कई बार यहां आ चुका हूं। शिव कहाँ है? शिव के पिताजी राजीव और निधि को लेकर अंदर आए और उनसे बैठने को कहा। राजीव अंदर आया तो वो घर जाना पहचाना था। सब कुछ 15 साल पहले जैसा ही था। वही भूरे रंग का सोफा, वो 2 लकड़ी की सीधे पट्टे वाली कुर्सियां, बीच में रखी लकड़ी की छोटी सी गोल मेज, सब कुछ वैसा ही। राजीव ये सब देख ही रहा था कि शिव की मां बाहर आई। पता नहीं कैसे, पर वो उसे देखते ही पहचान गई। राजीव के कुछ कहने से पहले ही वो उससे लिपट गई। वो रो रही थी। राजीव भी उन्हें देखकर थोड़ा जज्बाती हो गया था। शिव के पिताजी भी अपनी आंखें मल रहे थे। उन्होंने शिव की मां को कुर्सी पर बिठाया। उन्होंने राजीव से कहा, बेटा जब से शिव हमसे दूर हुआ है तब से ये ऐसी ही हो गई है। शिव के पिता के कुछ कहने से पहले ही राजीव ने उन्हें टोक दिया। वो बोला, दूर हुआ है मतलब? क्या वो फॉरेन चला गया या फिर कहीं वो आपसे अलग तो नहीं रहने लगा? शिव के पिता ने जवाब दिया, राजीव वो शिव एक बस एक्सीडेंट में 1 साल पहले ही। राजीव का चेहरा उतर गया। वो बस इतना ही बोल पाया, सॉरी अंकल, शायद मैंने ये खबर पढ़ी थी पर मुझे शिव के बारे में पता नहीं था। उस छोटे से घर के ड्राइंग रूम में एक सन्नाटा सा छा चुका था। राजीव, निधि और शिव के माता पिता सब चुपचाप बैठे थे और वो काफी देर ऐसे ही बैठे रहे। शिव की मां ने खामोशी तोड़ने की कोशिश की और कहा, राजीव बेटा तुम चाय पियोगे या कॉफी? पर राजीव ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अपनी जगह पर खड़ा हुआ और बोला, आंटी मैं अभी चलता हूं, मैं आपसे मिलने आता रहूंगा। ये कहकर राजीव बाहर चला गया। निधि ने शिव के माता पिता के पैर छुए और वो भी बाहर आ गई। राजीव एकदम चुप था। वो धीरे धीरे चल रहा था, पर निधि का ध्यान आसपास भी था। इस वक्त रात के 8 बज रहे थे और उस इलाके में डरा देने वाला सन्नाटा फैल चुका था। निधि ने पूरी गली को एक छोर से दूसरे छोर तक देखा। वहां उन दोनों के सिवा किसी और का नामो निशान भी नहीं था। निधि ने राजीव का हाथ कसकर पकड़ लिया था। उसके ऐसा करने से राजीव जैसे होश में आ गया। उसे भी ये सन्नाटा काटने को दौड़ रहा था। चलते चलते वो दोनों एक तिराहे पर आ गए, जिसके बीचों बीच एक पीपल का पेड़ था, जिसके चारों तरफ एक चबूतरा बना हुआ था। राजीव ने निधि से कहा कि वो कुछ देर यहां बैठना चाहता है। वो दोनों उस पेड़ के नीचे बैठ गए। बैठे हुए राजीव को एक दुबला पतला सा आदमी दिखा। यह आदमी वहीं खड़ा था जिस गली से राजीव बाहर आया था। ये बड़ा ही बीमार सा आदमी लग रहा था और उसके कंधे झुके हुए थे। पर अजीब बात थी कि राजीव को यह आदमी कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। उसका मन हो रहा था कि वो जाकर उसे एक बार बात जरूर करे, पर तभी उसे निधि ने टोक दिया। उसने कहा, ये तुम वहां क्या देख रहे हो? कौन है वहां? राजीव ने जवाब दिया, कुछ नहीं, मुझे लगा मैं उसे जानता हूं।
निधि अपनी जगह पर उठी और उसने राजीव से तुरंत घर चलने के लिए कहा। उसके कदम तेज थे और उसके साथ राजीव भी जल्दी जल्दी चल रहा था। घर पहुंचने पर राजीव ने अपने माता पिता को शिव के बारे में बताया। राजीव के माता पिता भी शिव के बारे में सुनकर कुछ सदमे में आ गए थे, पर उन्हें उस बस एक्सीडेंट के बारे में पता था। आज घर का माहौल थोड़ा अजीब हो गया था। राजीव बिना खाना खाए ही सो गया और रात में उसे फिर से वही हॉकी मैच वाला सपना आया, पर आज इस सपने में कुछ और भी था। सपने में शिव उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर अपने साथ चलने की जिद करने लगा। सपने में शिव राजीव से बार बार कह रहा था, राजीव मेरे साथ चलो, तुम यहां अकेले रहकर क्या करोगे? हम दोनों तो बचपन के दोस्त हैं ना, चलो मेरे साथ चलो। शायद राजीव को शिव का यह बर्ताव अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो नींद में बड़बड़ा रहा था। नहीं शिव, तुम अब इस दुनिया में नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, मेरे साथ मेरा पूरा परिवार है। इस सब के बीच शिव की नींद खुल गई। उसने देखा कि निधि उसके बगल में बैठी उसे ही घूर रही थी। उसने निधि से पूछा, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? निधि कुछ बोली नहीं, बस वो उसे देखती रही। इसके बाद निधि ने राजीव को सुला दिया। अगली सुबह निधि ने कहा कि वो पास की मंडी तक जा रही है, कुछ सब्जियां वगैरह लेने। इस पर राजीव ने कहा कि वो ऑफिस जा रहा है, वो उसे रास्ते में छोड़ देगा, पर निधि तो जैसे जल्दी में थी। वो सीधा तैयार होकर नीचे आई और अपना पर्स लेकर घर से बाहर निकल गई। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया। राजीव और उसके माता पिता एक दूसरे की शक्लें देख रहे थे। इस बीच राजीव ऑफिस निकल गया। जब वो शाम को घर वापस आया तो घर पर एक पूजा चल रही थी। निधि ने राजीव को पूजा में बैठने का इशारा किया। राजीव गोलू को गोद में लेकर चुपचाप बैठ गया। पंडित जी ने राजीव को अपने पास बुलाया। उन्होंने राजीव से कहा कि यह सपना जो उसे कई दिनों से आ रहा है, ये कोई शुभ लक्षण नहीं है। उससे अपने सपने में मरे हुए दोस्त से बात नहीं करनी चाहिए। उन्होंने राजीव को सुबह उठकर ध्यान लगाने और अपने मन पर काबू पाने के लिए कहा। उनका कहना था कि उस पर किसी आत्मा का साया तो नहीं है, पर उसे अपनी भावनाओं पर काबू तो रखना ही होगा और किसी भी हालत में शिव का ख्याल अपने दिमाग से निकालना होगा। राजीव ये सब सुन तो रहा था, पर वो समझ नहीं पा रहा था कि वो ये सब कैसे कर पाएगा। आखिर शिव उसका बचपन का दोस्त था और अब जब वो मर चुका है तो वह उसे कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। पूजा खत्म होने पर निधि और राजीव ने पंडित जी को दक्षिणा देकर विदा किया और दोनों अपने कमरे में आ गए। राजीव ने निधि से पूछा कि सुबह उसे क्या हो गया था और अचानक इस पूजा की क्या जरूरत थी। निधि ने एक गहरी सांस ली और राजीव से बैठने के लिए कहा। राजीव अपनी आराम कुर्सी पर बैठ गया। निधि ने उससे कहा कि वो सुबह सुबह बाजार नहीं बल्कि पंडित जी से ही मिलने गई थी, और आगे उसने जो बताया उससे राजीव अंदर तक डर गया। निधि ने उसे बताया कि कल शाम वो दोनों पीपल के पेड़ के नीचे जब बैठे थे तब राजीव जिस आदमी को देख रहा था वो वहां था ही नहीं। निधि ने कहा कि राजीव जिस तरफ देख रहा था वहां कोई नहीं था और राजीव को ऐसा करते देखकर वो बहुत ज्यादा डर गई थी, क्योंकि गली के बाहर तो क्या, उस तिराहे के आसपास कोई भी इंसान नहीं था। निधि की बात सुनकर राजीव पसीने पसीने हो गया था। उसने निधि से कहा कि उसे अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी। वो जाकर बिस्तर पर लेट गया, पर उसके कानों में निधि की बात अब भी गूंज रही थी। अगले कुछ दिन राजीव ने खुद पर काबू करने की पूरी कोशिश की।
और ये भी ध्यान रखा कि वो शिव के बारे में ज्यादा ना सोचे। वो कुछ हद तक ऐसा करने में कामयाब भी रहा, पर हमारा अवचेतन मन हमारे वश में नहीं होता है। गाहे बगाहे राजीव को वो सपना आ ही जाता था और हर बार उसे शिव अपने साथ चलने के लिए कहता था। उन सपनों में एक बात और थी। पहले की तरह शिव अब उससे खुशनुमा तरह से नहीं, बल्कि गुस्से में अपने साथ चलने के लिए कहता था। वो बड़ी जल्दबाजी में राजीव को अपने साथ ले जाना चाहता था। एक शाम जब राजीव ऑफिस से वापस आया तो उसने निधि से कहा कि वो उसके साथ शिव के घर तक चले। निधि को समझ नहीं आया कि राजीव को अचानक क्या हुआ, पर उसे लगा कि वो शायद शिव के माता पिता से मिलना चाहता हो। दोनों तैयार होकर शिव के घर की तरफ चल पड़े। आज भी शाम का वैसा ही वक्त था जैसा कि उस दिन, पर घर पहुंचने पर दोनों को थोड़ी निराशा हुई, क्योंकि शिव के घर पर ताला लगा हुआ था। राजीव 5-10 मिनट घर के बाहर इस उम्मीद में खड़ा रहा कि शायद वो बुजुर्ग कुछ ही देर में वापस आ जाएं, पर ऐसा नहीं हुआ। अब तक रात हो रही थी और निधि ने राजीव से घर चलने के लिए कहा। वो दोनों अभी गली से बाहर निकले नहीं थे कि राजीव ने पीछे मुड़कर देखा। निधि को समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया। कुछ पल बाद राजीव ने फिर से पीछे मुड़कर देखा। निधि ने उससे पूछा कि वो पीछे मुड़कर क्या देख रहा है। राजीव ने जवाब दिया, किसी ने 1-2 बार मुझे आवाज दी थी ना। निधि ने उससे कहा कि वो क्या बात कर रहा है। उसे तो कुछ सुनाई नहीं दिया और गली में उस तरफ तो कोई है भी नहीं। राजीव निधि को बड़ी हैरानी से देख रहा था, क्योंकि उसे गली के एक कोने पर कोई तो खड़ा दिखाई दे रहा था। निधि ने राजीव का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए घर की तरफ लेकर जाने लगी। राजीव बार बार पीछे मुड़कर देखता रहा। अगले कुछ दिन राजीव अपने ऑफिस के कामों में बहुत ज्यादा व्यस्त हो गया और वो घर भी अपने सही समय पर नहीं आ पा रहा था। गोलू अक्सर उसके साथ खेलने की जिद करता, पर घर आते आते वो इतना थक चुका होता था कि वो खाना खाकर बस सो जाता। ये कुछ दिन महीनों में बदल गए और राजीव का प्रमोशन भी हो गया। वो अब अपनी कंपनी में डिविजनल मैनेजर था और उसे कई बड़े प्रोजेक्ट्स एक साथ संभालने पड़ रहे थे। उसका काम बढ़ गया था और उसकी सैलरी भी। पर राजीव जितनी मेहनत से दिन में काम करता था, उतना ही वो रात को परेशान रहने लगा था, क्योंकि रात को उसे ठीक से नींद नहीं आती थी। वो देर रात तक खिड़की के पास बैठा रहता। छुट्टी की एक दोपहर राजीव ग्राउंड फ्लोर पर आंगन में बैठा था। उसके माता पिता भी उसके साथ थे और निधि गोलू को खाना खिला रही थी। तभी राजीव ने कहा, वो देखो, वो आदमी या परछाई जो भी है, वही है वो। वही मुझे बार बार दिखाई देता है। राजीव की बात सुनकर सब सन्न रह गए। निधि ने देखा कि घर का मेन गेट एकदम खुला पड़ा था, जबकि आज सुबह से घर से कोई भी बाहर नहीं गया था और सड़क के दूसरी तरफ कोई खड़ा था। न जाने ये कौन था, पर निधि को छोड़कर वो सबको जाना पहचाना सा लग रहा था। राजीव, उसके माता पिता और निधि उसे देख ही रहे थे। ये आदमी कुछ कुछ वैसा ही लग रहा था जैसा उस शाम राजीव ने तिराहे पर देखा था। वो आदमी घर की तरफ धीरे कदमों से बढ़ा, पर निधि को जाने क्या सूझी कि उसने भागकर दरवाजा बंद कर दिया। ये 4-5 लोग जैसे नींद से जागे। वो अपनी जगह पर जमे हुए एक दूसरे को देखने लगे। शायद अब सबको समझ आ गया था कि राजीव के साथ क्या चल रहा था। राजीव जल्दी से उठा और उसने निधि से कहा कि उन्हें अपना ऊपर वाला कमरा बदलना होगा, क्योंकि उसे इस हफ्ते 2-3 दिन के लिए ऑफिस के काम से बाहर जाना है। उसने नीचे वाले फ्लोर पर अपने माता पिता के कमरे के बगल वाला कमरा ठीक ठाक किया और उसमें एक
बिस्तर लगवा दिया। घर में सभी लोग समझ रहे थे कि राजीव ऐसा क्यों कर रहा था। किसी तरह राजीव और निधि ने अगले 2 दिन नीचे वाले कमरे में काटे, जो कि कहीं से भी उनके पहले वाले कमरे जितना बड़ा तो नहीं था। अगली सुबह राजीव को ऑफिस के काम से बाहर जाना था और निधि सुबह जल्दी उठकर उसके लिए खाना तैयार कर रही थी। राजीव ने उसे थोड़ा ज्यादा खाना पैक करने के लिए कहा, क्योंकि उसके साथ में उसका असिस्टेंट भी था और दोनों जीप से ही दूसरे शहर जा रहे थे। थोड़ी ही देर में राजीव का असिस्टेंट जीप लेकर उसके घर पहुंच गया। वो अपने ड्राइवर के साथ बाहर जीप में ही बैठा था। राजीव ने अपना सामान उठाया और अपने माता पिता के पैर छूकर जीप में बैठ गया। निधि और गोलू दरवाजे पर खड़े जीप को सड़क के मोड़ पर ओझल होता हुआ देख रहे थे। राजीव को वापस आने में कम से कम 3-4 दिन तो लगने वाले थे, पर पता नहीं कैसे वो अगले दिन ही वापस आ गया, खून से सनी एक सफेद चादर में। जिस स्ट्रेचर पर राजीव का शरीर रखा हुआ था, उसमें वो नहीं बल्कि मांस के कुछ लोथड़े थे। पुलिस ने उसके माता पिता को बताया कि राजीव की जीप खाई से नीचे गिर गई थी और उसका असिस्टेंट भी उसके साथ ही मारा गया था। पर आश्चर्य की बात थी कि उनके ड्राइवर को एक खरोंच भी नहीं आई थी। जीप के खाई में गिरने से पहले ही वो उसमें से बाहर कूद गया था। दूसरी तरफ निधि सदमे में थी और उसे किसी और चीज की सुध ही नहीं थी। 2-3 दिन बाद राजीव का ड्राइवर श्यामू निधि से मिलने घर आया। सफेद साड़ी में निधि बेसुध सी सोफे पर बैठी थी और गोलू उसकी गोद में था। श्यामू ने कहा, मेम साहब, हम ही उस दिन गाड़ी चला रहे थे। पता नहीं कैसे हमारी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और गाड़ी एकदम से खाई में जा गिरी। हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम पहले ही कूद गए, पर दोनों साहब लोग गाड़ी में ही रह गए। हमने कोशिश की थी कि हम गाड़ी के पीछे जाएं, पर खाई इतनी गहरी और सीधी थी मैडम जी कि हमारे देखते ही देखते जीप उस खाई में जा गिरी। रास्ता एकदम खाली था मैडम जी, पर पता नहीं कैसे एक मोड़ पर हमसे स्टीयरिंग संभला ही नहीं। हमने ब्रेक लगाने की बहुत कोशिश की, पर वो काम ही नहीं कर रहे थे। ये सब इतना जल्दी हुआ कि हमें कुछ समझ ही नहीं आया। निधि ने मरी हुई आवाज में श्यामू से पूछा कि फिर उसने राजीव को कैसे ढूंढा। श्यामू ने जवाब दिया, मेम साहब, पहले तो हमने खुद को संभाला, फिर हम भागकर पोस्ट मास्टर साहब के यहाँ गए। वो कुछ लोगों को लेकर आए, पर उस गहरी खाई में जीप कहीं दिखाई ही नहीं दे रही थी। फिर पोस्ट मास्टर साहब भले आदमी हैं, उन्होंने आर्मी को सूचना दी और उनको मदद के लिए बुलाया। मैडम, हमको पता ही नहीं था कि वहाँ पहले भी ऐसे हादसे हो चुके हैं। ये बात तो हमको एक फौजी भाई ने बताई कि साल भर पहले यहाँ एक बस का भी एक्सीडेंट हुआ था और वो भी खाई में जा गिरी थी। उस एक्सीडेंट में पूरे 10 लोग मारे गए थे मैडम जी, और फौजी लोग बता रहे थे कि यह रास्ता ठीक नहीं है, यहाँ ऐसे बहुत से हादसे होते रहते हैं। हम कुछ नहीं कर पाए मैडम जी, हमको इस बात का बहुत दुख है। श्यामू की बातें सुनकर निधि अंदर तक हिल चुकी थी और उसे कुछ याद आ गया था। श्यामू रो रो कर बार बार निधि से माफी मांग रहा था और ऊपर से अब भी राजीव की मां के रोने की आवाजें आ रही थी। पर उन सब में सबसे अकेली पड़ चुकी निधि न जाने सीढ़ियों पर क्या देख रही थी। उसे सीढ़ियों पर 2 परछाइयां दिखी जो एक दूसरे का हाथ पकड़े ऊपर जा रही थी। एक परछाई तो ऊपर चली गई, पर दूसरी सीढ़ियों पर ही रुक गई और उसने निधि की तरफ अपना हाथ हिलाया। ये कौन था? क्या ये राजीव था या फिर ये शिव, जो कि राजीव को अपने साथ ले जाने का जश्न मना रहा था? वो जो भी था,
पर निधि अब मान चुकी थी कि भूत होते हैं।